बिल्कुल, आप लगातार ये बात भी कह भी रहे थे कि किस तरीके से चिराग पासवान ने परिस्थितियों को समझते हुए हार्ड बार्गेनिंग की। शुरुआत से वो ढीले नहीं पड़े, वो कमज़ोर नहीं पड़े, वो अपनी शर्तों पर, अपनी बातों पर लगातार अड़े रहे। और अगर उनके सफ़र को देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव जब वो गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए, उसके बाद से लगातार उनका संघर्ष जारी था, चाहे सड़क पर हो, चाहे चुनाव के दरमियान जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की बात हो, चाहे नीतीश कुमार के सामने खड़े होने की बात हो, अपना विज़न प्रस्तुत करने की बात हो, या ये स्वीकार्यता बीजेपी आरजेडी में डेवलप करने की बात हो कि मैं ही नेता हूं अपने समाज का, अपनी पार्टी का, ये इस्टेब्लिश करना हो, तो चिराग पासवान के लिए अब ये कहा जा सकता है ये जो उनको जीत हासिल हुई है, बीजेपी की तरफ से उनकी डील पक्की हो गई है, वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर उभरे हैं। और इसी मैच्योरिटी की वजह से वो उनके चाचा उनसे मात खा गए हैं। तो ऐसे में सवाल पंकज जी अब ये उठता है कि चाचा के पास क्या ऑप्शन बचा है, क्योंकि खबरें तो बहुत सारी चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि उनको गवर्नर की पोस्ट ऑफर हुई है, भतीजे जो हैं उनके प्रिंस राज, उनको मंत्री बनाने की बात चल रही है। तो तमाम ऐसी बातें भी चल रही हैं, क्या इन सब बातों में कोई दम है? क्या भविष्य है चाचा? देखिए, कल एक बात निकल करके आई कि चाचा को समस्तीपुर से लड़ाया जाएगा जी, लेकिन वो बात भी टल गई। मेरे सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि समस्तीपुर भी अब पशुपतिनाथ पारस को नहीं दिया जाएगा। अच्छा। बीजेपी के तरफ से कम्युनिकेट कर दिया गया है कि लोकसभा में आपके लिए हमारे पास कोई सीट नहीं है, इसलिए लोकसभा चुनाव में आप हमारी मदद करिए और उसका इनाम आपको दे दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो चाचा पशुपतिनाथ पारस हैं, उनके संसदीय बोर्ड की मीटिंग आज होनी है, और आज संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हो पाएगा कि आखिरकार चाचा करेंगे तो करेंगे क्या। दरअसल देखिए, आज कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होना था। कल यह बात बड़ी तेजी से बाहर आई कि चाचा को राज्यपाल बनाया जा सकता है या राज्यसभा भेजा जा सकता है, और भतीजे को प्रिंस राज को मंत्री बनाया जा सकता है सरकार। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करने जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास यह जानकारी निकल करके आई है कि समस्तीपुर से तो चाचा को नहीं लड़ाया जाएगा, और बीजेपी ने यह बात चाचा को कम्युनिकेट कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या उनको राज्यपाल बनाया जाएगा? अब सौरभ, राजनीति में कोई चीज खैरात में नहीं है जी, बिल्कुल। बड़ा सवाल यह है, अगर आपके पास जन समर्थन नहीं है और जो पार्टी देने की स्थिति में है वो अगर उसको लगता है कि आप उतने उस लायक नहीं है, आपके पास वो जन समर्थन नहीं है, तो आपको फिर वो क्यों पुरस्कृत करें? ये एक बड़ा सवाल ये उठता है। हो सकता है अभी तत्काल कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए वो कोई बड़ी बेचैनी ना पैदा हो, एक गलत मैसेज ना जाए, उसके लिए बीजेपी इस तरह की बात सूत्रों के हवाले से कई बार पार्टियां प्लांट करती हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये व्यावहारिक तौर पर सही दिखाई पड़ता है क्या? और अब तो कोई इसकी भी बात नहीं कर रहा कि चंदन सिंह का क्या होगा। चंदन सिंह जो कि एलजेपी से सांसद थे नवादा से, उनका क्या होगा? कोई ये बात नहीं कह रहा है महबूब अली कैसर का क्या होगा जो पशुपतिनाथ पारस के साथ थे। कोई ये नहीं बता रहा है कि पशुपतिनाथ पारस के भतीजे प्रिंस राज का क्या होगा। प्रिंस राज और पशुपतिनाथ पारस की तो कल बात हुई भी कि भतीजे को मंत्री बनाया जा सकता है और चाचा को या तो राज्यपाल या राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा क्या, ये थोड़ा थमिए, इंतजार करिए, क्योंकि मैं एक बात बहुत साफ तौर पर मानता हूं कि अगर असली एलजेपी चिराग पासवान को मान लिया गया है तो प्रिंस राज को क्या मंत्री बनाया जाएगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मैं ये मानूंगा कि बीजेपी, जो कि मानी जाती है कि बीजेपी आपकी हैसियत के हिसाब से आपका मूल्यांकन करती है और उसके बाद आपको वहां पर बिठाती है। अगर आपकी यूटिलिटी ना हो, आपकी हैसियत ना हो, तो बीजेपी मिनट में आपको साइड करती है, और इसके कई उदाहरण आपने देखा। हरियाणा में कैसे मनोहर लाल खट्टर को तुरंत हटा दिया गया और पूरी सरकार से इस्तीफा ले ली गई। गुजरात में आप देखिए क्या नहीं देखा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि समय के हिसाब से बीजेपी जिस चीज को महत्वपूर्ण समझती है उसको एग्जीक्यूट करती है, और एग्जीक्यूट करने में वो बिल्कुल देर नहीं लगाती है, क्योंकि पार्टी के हित से बड़ा
और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने वाला कौन सा फैसला होगा, इससे इतर बीजेपी कुछ सोचती नहीं है। 24/7 बीजेपी की सोच इसी के इर्द गिर्द घूमते रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पशुपतिनाथ पारस अकोमोडेट किए जाएंगे, और पशुपतिनाथ पारस अकोमोडेट किए जाएंगे तो राज्यसभा भेजे जाएंगे तो 2 साल और है। पशुपतिनाथ पारस अगर गवर्नर बनते हैं तो भाई लोकसभा में तो उनको एनडीए के लिए प्रचार करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है तो क्या पशुपतिनाथ पारस एनडीए बुरी तरीके से चाचा पशुपतिनाथ पारस बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब एक विकल्प बचता है कि क्या महागठबंधन में जाएंगे। जी, ये भी बड़ी खबर ये चल रही विकल्प है। इसकी चर्चा बहुत बड़ी चर्चा है जी। इसकी चर्चा देखिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि दरअसल महागठबंधन में जो एक पॉलिसी तैयार हुई, उस पॉलिसी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन लालू प्रसाद है, वहां तो 1-2 लोगों की पार्टी है, वही दोनों सुप्रीमो हैं, वो जो तय कर लेंगे वही हो जाएगा। दरअसल है क्या कि हाजीपुर में चिराग के खिलाफ लड़ाने के लिए आरजेडी के पास कोई उस तरह का उम्मीदवार तो है नहीं। राम सुंदर दास रहे नहीं, शिवचंद्र राम पिछली बार लड़े थे, क्या वो अब उतने कैपेबल हैं कि वो चिराग पासवान को टक्कर दे सकें? तो इस चुनाव को नाटकीय बनाने के लिए पशुपतिनाथ पारस को उतारा जा सकता है। अच्छा। इसकी एक गुंजाइश है आरजेडी के तरफ से। लेकिन आरजेडी के भीतर भी ये मानना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पॉलिसी के तौर पर आरजेडी ये मानती है कि चाहे मुकेश साहनी हो, चाहे पशुपतिनाथ पारस हो, ये इनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं। लोकसभा में तो बिल्कुल लोकसभा में तो नहीं है जी, और लोकसभा में नहीं है, इसलिए हम इनको क्यों सीट दें, अपना सीट क्यों खराब करें। ये पशुपतिनाथ पारस जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसका नाम है, उसको लेकर के महागठबंधन में भी ये विचार। इसलिए आपने नहीं सुना होगा कि महागठबंधन के तरफ से कल से अभी तक ये ऑफर आया होगा कि आ जाओ, हम तुम्हें बाहें फैलाए हुए खड़े हैं, हम तुम्हें इतनी सीटें दे देंगे, इस तरह का आपने नहीं सुना जी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है अगर ये जाए तो और ये तय कर लें कि नहीं हम चिराग के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस की भी उम्र हो चुकी है, सड़क पर संघर्ष करने की क्षमता वो नहीं रह गई। अब सवाल उठता है कि क्या प्रिंस राज उतने कैपेबल हैं? ये देखने वाली बात होगी, उनकी उम्र कम है, लेकिन प्रिंस राज इनके भतीजे हैं। अब प्रिंस राज करेंगे क्या, ये सवाल उठता है। और बाकी सांसदों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो एक पार्टी सिंबल पे लड़ते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि महागठबंधन में भी पॉलिसी लेवल पर है कि ना तो मुकेश साहनी ना पशुपतिनाथ पारस, दोनों को कोई सीट नहीं देना, क्योंकि इन दोनों के जो वोटर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होते। मुकेश साहनी को लेकर के है कि उनके वोटर ज्यादा लॉयल, उनका इंक्लिनेशन बीजेपी के तरफ होता है, और बीजेपी के तरफ होता है, इसलिए वो यादवों के साथ आकर के वोट करें इसकी संभावना बहुत कम होती है। और हमने कई बार ऐसा देख लिया, इसलिए हमें उनको साथ लेने की जरूरत नहीं जी। इसलिए आरजेडी बहुत ज्यादा उनको इंटरटेन नहीं कर रही है। जो मेरी बात हुई आज नेताओं से वो मैं कह रहा हूं। पशुपतिनाथ पारस की पार्टी को लेकर के भी आरजेडी ये मानती है कि एलजेपी के वोटर्स 99% चिराग के साथ। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि चुनाव को नाटकीय बनाने के लिए, चूंकि हाजीपुर रिजर्व सीट है, भतीजे के खिलाफ चाचा उतार दिया जाए और आरजेडी बैक करे, चुनाव को थोड़ा ग्लैमरस बनाया जाए, अच्छी लड़ाई, एक अच्छा उम्मीदवार की तलाश में पशुपतिनाथ पारस अगर लालू प्रसाद से मिलते हैं और उनसे विनती करते हैं और अपनी इच्छा जताते हैं, तो हो सकता है लालू प्रसाद एक सीट उनको दे दें, इसकी संभावना थोड़ी बनती है, लेकिन जन समर्थन के आधार पर नहीं। इसलिए अब इनके पास विकल्प यही बचा है कि या तो ये एनडीए की सेवा करें, बीजेपी की सेवा करें, बीजेपी के साथ रहें, लोकसभा में कैंपेन करें, बीजेपी और मेवा का इंतजार करें। बीजेपी कब मेवा देगी, किस आधार पर देगी, ये तो देखने वाली बात होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में व्यावहारिक तौर पर यह सब होता नहीं है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लड़ाई जो थी चाचा और भतीजे के बीच, उसको भतीजे चिराग पासवान ने जीत लिया है। एनडीए
में उनको जितना उनको सीटें चाहिए थी, जो सीटें चाहिए थी वो जीत लिया, और साथ ही साथ अपनी पार्टी एलजेपी पर आधिपत्य भी अपना साबित करवा लिया है बीजेपी के जरिए ही। चाचा के पास बहुत खास ऑप्शन नहीं बचे हैं, जो ऑप्शन बचे हैं वो पंकज जी ने आपको विस्तार से बताए। अब कम से कम आरजेडी या इंडिया कैंप हो या इसके अलावा एनडीए कैंप हो, इनमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मुझे लगता है इजीली जल्दी निकल आएगा, क्योंकि चुनावों की घोषणा किसी भी दिन आजकल परसों में हो सकती है। सभी को इंतजार रहेगा सीट शेयरिंग का और चुनावों की घोषणा का। बाकी चिराग पासवान का किस्सा मुझे लगता है एनडीए के साथ अब अपने अंतिम रास्ते पर पहुंच चुका है। सीट शेयरिंग से जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।